नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के क्लास में इतिहास के में बार बार पूछे जाने वाले टॉप 75 एमसीक्यू दिया जा रहा है, जो बीपीएससी सहित सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेरे चैनल पर जो नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हर अपडेट से आप अवगत होते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा किस नदी तट पर स्थित है? देखिए, ये जो है चिनाब नदी के उत्तरी तट पर स्थित है और ये जम्मू कश्मीर के अखनूर जिला में पड़ता है। इसकी खोज किसने किया था? तो जगतपति जोशी। और कब? तो 1982 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक देवता मित्र का संबंध किससे है? ऋग्वैदिक देवता मित्र का संबंध किससे है? तो सूर्य से है। उदित होते हुए सूर्य को मित्र देवता की संज्ञा दी जाती है। किसका? तो उदित होते हुए सूर्य को मित्र देवता की संज्ञा दी जाती है। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? वैसे तो आप यशोधरा जानते हैं, लेकिन इसके अलावा इनका नाम बिंबा, गोपा और भद्रकशना, इसका ये चारों इनका नाम है। मूल नाम ये था। ऐसे बिंबा, गोपा और भद्रकशना के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए आंसर होगा इसका एक से अधिक, उपरोक्त में कोई नहीं और एक से अधिक। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र कौन था? मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र कौन था? तो ये तक्षशिला था। कौन? तो तक्षशिला था। और तक्षशिला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। तक्षशिला जो है दुनिया का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। इसकी स्थापना 7वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है। इसका अवस्थिति वर्तमान पाकिस्तान है। चाणक्य एवं पाणिनि जैसे विद्वान यहीं से संबंधित थे। अब जैसे नालंदा है, तो नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त का है। विक्रमशिला ये पाल काल का है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। चीनी यात्री इत्सिंग ने भारत पर का भ्रमण कब किया? चीनी यात्री इत्सिंग भारत पर का भ्रमण कब किया? तो देखिए, ये भारत का भ्रमण करते हैं कब? तो 675 में। 675 में। किसी बुक में ये 672 भी दिया हुआ है। यदि 672 होगा ऑप्शन में तो 675 नहीं, 675 होगा तो 672 नहीं। इस कारण से आप इसमें निश्चित रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है? तो देखिए, कौन सी बात? इसमें ये ऑप्शन सी, आत्मदमन की बात बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है। बौद्ध धर्म में ये मध्यम मार्ग की बात करता है, लेकिन ये मध्यम मार्ग की बात नहीं करता है, आत्मदमन की बात करता है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या है? तो ये दारुल सफा जो है खैराती अस्पताल है। यहाँ गरीब गुरबा का इलाज मुफ्त में किया जाता था। सल्तनत काल का कौन सा शासक प्रिंस ऑफ मनियर्स के नाम से जाना जाता? तो प्रिंस ऑफ मनियर्स के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स के नाम से जाना जाता था। और ये सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन करवाने के कारण एडवर्ड थॉमस इसको प्रिंस ऑफ मनियर्स के नाम से संज्ञा देते हैं। आगे देखते हैं, मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? तो ये मुहतसिब जो है लोक आचरण अधिकारी। कौन है? तो लोक आचरण अधिकारी। इसके अलावा शरीयत के प्रति कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता को दुष्चरित्रता से बचाना, सदाचार की देखभाल करना और बादशाह के आदेश पर मंदिरों को तोड़वाना। और ये बल्ली और औरंगजेब के समय में मुहतसिब का कार्य था, बादशाह के आदेश पर मंदिरों को तोड़वाना भी उसका एक कार्य सम्मिलित हो गया। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो बर्नी ने यह कथन किसके लिए कहा है? तो इसमें ऑप्शन देखिए, इसका आंसर होगा उपरोक्त में कोई नहीं या एक से अधिक। ये बर्नी ने कहा है किसके लिए? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए। किसके लिए?
अलाउद्दीन खिलजी के लिए ये शब्द बरनी के द्वारा कहा गया है। प्रसिद्ध सूफी संत किस प्रसिद्ध सूफी संत को चिराग देहलवी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, ये शेख नसरुद्दीन महमूद को चिराग देहलवी के नाम से जाना जाता है, जबकि निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही और सुल्तान उल औलिया के नाम से जाना जाता है, और शेख मोहम्मद गेसुदराज को बंदा नवाज के नाम से जाना जाता है, और इनको गजे शंकर को बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है? अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है सरकारी भूमि से। किस भूमि से? तो सरकारी भूमि से। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो देखिए, दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं, गोपाल पाल वंश के संस्थापक, नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक, और उपेंद्रराज परमार वंश के संस्थापक। इसलिए आंसर होगा एक से अधिक, उपरोक्त में कोई नहीं, एक से अधिक। सभी इसके सही है, तो एक से अधिक। निम्नलिखित में कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल नहीं थे? तो देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में कौन शामिल नहीं थे? तो हरिसेन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल नहीं थे। अब ये हरिसेन किसके दरबारी थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल कौन कौन थे? कालिदास, धनवंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर, बराहमिहिर, वरुचि, ये सभी शामिल थे। हरिसेन इसमें शामिल नहीं थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा किसने प्रदान की? समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा किसने प्रदान की? तो B.A. स्मिथ या विसेंट स्मिथ के द्वारा इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को उसकी बहादुरी एवं युद्ध कौशल के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। षड दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? षड दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? तो देखिए, ये सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। कौन? सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। और सांख्य दर्शन के कौन है संस्थापक? तो देखिए, ये योग्य दर्शन के पतंजलि हैं, न्याय के दर्शन के गौतम है, वैशेषिक के कनाद हैं या उलुक है, और सांख्य दर्शन के कपिल है। इसके अलावा पूर्व मीमांसा के जैमिनी है और उत्तर मीमांसा के बदरायन है। समतल काल का वह सुल्तान जो युद्ध भूमि में मारा गया, तो देखिए, ये इब्राहिम लोदी है जो युद्ध भूमि में बाबर के साथ पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा जाता है। अन्यथा और समतल का कोई ऐसा शासक नहीं है जो युद्ध भूमि में मारा जाता है, सिर्फ इब्राहिम लोदी को छोड़कर। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, ये जो है चंदावर का युद्ध 1193 में न होकर 1194 में हुआ है। और किसके किस में? तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो देखिए, ये अब्दुल समद, दसवंत और बसावन, ये तीनों अकबर के दरबार थे, जबकि ये जहांगीर के दरबार में थे। इस कारण आंसर होगा एक से अधिक, उपयुक्त में कोई ई। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? देखिए, इसका तलवंडी, करतारपुर, लोहगढ़ और गोविंदवाल। तो इसमें ये तलवंडी कहाँ हुआ है? तो तलवंडी में हुआ है। और ये कब? 1469 में वर्तमान पाकिस्तान पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी में, जिसको वर्तमान में ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? तो ननकाना साहिब के नाम से भी जाता है। और मृत्यु हुआ है करतारपुर में। कब? तो 1538 में। आगे देखते हैं, शिवाजी के अष्टप्रधान में सरे नौबत का पद किससे संबंधित था? शिवाजी के अष्टप्रधान में सरे नौबत का पद सेनापति से संबंधित था। किससे संबंधित था? तो सेनापति से संबंधित था। प्रधानमंत्री जो पेशवा
प्रधानमंत्री होता था। ये अमात्य राजस्व मंत्री होता था। और सुमंत हो जो विदेश मंत्री होता था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। विजयनगर साम्राज्य की भाषा थी। विजयनगर साम्राज्य की भाषा, सॉरी दोस्तों, इसमें डी में संस्कृत और ये ई होगा। और इसकी भाषा क्या था? तो विजयनगर साम्राज्य की भाषा तेलुगु। क्या था? तो विजयनगर साम्राज्य की भाषा तेलुगु थी। हालांकि इस विजयनगर साम्राज्य में अन्य भाषाओं का भी विकास होता रहा। संस्कृत में भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना होती रही, लेकिन राजभाषा इसका तेलुगु था। पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस विजयनगर यात्रा किसके शासनकाल में करते हैं? ये डोमिंग पायस जो है किसके शासनकाल में करता है? तो देखिए, ये जो करता है ये कृष्णदेव राय के समय। कब? कृष्णदेव राय के शासनकाल में ये यात्रा करते हैं। अब देवराय प्रथम के समय में कौन यात्रा करता है? तो निकोली कोंटी। द्वितीय के समय में अब्दुल रजाक। अच्युत राय के समय में कौन करता है? तो नुनीज करता है अच्युत राय के समय में। और ये आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? बीजापुर, यूसुफ आदिल शाह, अहमदनगर, मलिक अहमद, बरार कुली कुतुब शाह, बीदर अमीर अली बरीद। तो देखिए, इसमें जो है सी, ये जो है बरार कुली कुतुब शाह न होके बरार के संस्थापक कौन है? तो फतेहुल्लाह इमाद शाह। कौन? फतेहुल्लाह इमाद शाह। और ये कुली कुतुब शाह जो गोलकुंडा के संस्थापक हैं। कौन? किसके? तो गोलकुंडा के संस्थापक हैं। आगे देखते हैं दोस्त। तमिल व्याकरण ग्रंथ तोल्कापियम के रचनाकार कौन है? तमिल व्याकरण ग्रंथ तोल्कापियम के रचनाकार कौन है? तो देखिए, तमिल व्याकरण ग्रंथ तोल्कापियम के रचनाकार हैं तोल्कापियर। क्या है? तो तोल्कापियर इसके रचनाकार हैं। द्वितीय संगम के दौरान इसकी रचना हुई है। अब आगे देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है। तो देखिए, विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम इसमें क्या है? तो ये बी। सबसे पहले हिंद यूनानी, तब शक, तब पहलव, तब कुषाण भारत पर आक्रमण करते हैं। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किस राजवंश के द्वारा किया गया था? तो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सर्वप्रथम सातवाहन राजाओं के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? और सर्व प्राचीन पुरालेख्य प्रमाण सातवाहनों के नाना घाट अभिलेख से मिलता है ब्राह्मणों के दान देने की। अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? तो देखिए, अशोक के शिलालेख की खोज पादरेटी फेंथलर के द्वारा। कब? किसके द्वारा? पादरेटी फेंथलर के द्वारा किया गया। जेम्स प्रिंसेप अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 में पढ़ते हैं, लेकिन खोज इसका किसने किया है? तो पादरेटी फेंथलर। कौन? और कब किया है? तो 1750 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंबोडिया स्थित अंकोर वाट का मंदिर का संबंध किस देवता से है? कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर का संबंध किस देवता से है? तो देखिए, ये विष्णु से है। किससे? तो विष्णु से है। इस मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय, किसके द्वारा? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया है। और ये जो 10.5 फीट ऊंची विष्णु के मूर्ति इसमें स्थापित है। निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित नहीं है? तो देखिए, बिहार में मगध है ही है, अंग है ही है, कौशल और चेदी बिहार में न होके ये उत्तर प्रदेश में है, और मगध, अंग और लिच्छवी बिहार में है। इसलिए आंसर होगा उपरोक्त में कोई नहीं, एक से अधिक।
निम्नलिखित में किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो सर्वप्रथम भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कोलकाता में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। क्या? तो एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड 3 अन्य न्यायाधीश थे। और ये गवर्नर जनरल कौन था उस समय? तो वारेन हेस्टिंग्स। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया? तो देखिए, इनको जो गिरफ्तार करके रखा गया तो पटना से गिरफ्तार किया गया था और पटना के बांकीपुर जेल में इनको रखा गया था। और ये जो गिरफ्तार किया गया था ऑपरेशन जीरो हावर के तहत। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून स्वतंत्र रूप से किस गवर्नर जनरल के समय लागू हुआ? तो देखिए, ये जो लागू हुआ लॉर्ड कैनिंग के समय में। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। लेकिन इसका प्रस्ताव किसने तैयार किया था? तो लॉर्ड डलहौजी इसका प्रस्ताव तैयार करता है, डलहौजी। आगे देखते हैं दोस्त, स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ? स्वराज पार्टी का गठन जो हुआ है असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। किसके? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन 12 फरवरी 1922। कब? 12 फरवरी 1922 को इसकी स्थापना होता है। और ये काउंसिलों में परिवेश के मुद्दे पर स्वराज पार्टी के मुद्दे पर परिवर्तनवादी गुट जिसके नेतृत्व करता है चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू कर रहे थे के नेतृत्व में 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। किसका स्थापना? स्वराज पार्टी का स्थापना। ये 12 फरवरी 1922 के असहयोग आंदोलन की वापसी होती है और 1923 में ये स्वराज पार्टी की स्थापना होता है। किस चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया? किस चार्टर एक्ट के द्वारा? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के पूर्ण व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। जबकि 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी के सारे एकाधिकार छीन लिया गया, परंतु चीन एवं चाय के साथ व्यापार का अधिकार बना रहा, जो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो देखिए, दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये बंगाली भाषा में लिखा गया है और 1865 में इसका पहला संस्करण प्रकाशित होता है। मैं चाहता हूं कि अस्पृश्यता का जड़मूल से उच्छेदन हो, इसी के लिए मेरा जीवन समर्पित है और इसके लिए जीवन त्यागने में मुझे प्रसन्नता होगा। निम्न कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो देखिए, यह जो कथन है महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया अस्पृश्यता के विरोध में। हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा कहां से किया जाता था? हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा पटना से किया जाता था और यह जो किसान आंदोलन का साप्ताहिक पत्रिका था, किसान आंदोलन से संबंधित था और सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता था। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? अब देखिए, एक तरफ विद्रोह और एक तरफ नेतृत्व करता है। तो फकीर विद्रोह मजनू शाह, रामवंशी विद्रोह चित्तूर सिंह, और अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर, मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा। कौन? बिरसा मुंडा। इसलिए इसका ये चारों सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ई। उपरोक्त में कोई नहीं, एक से अधिक। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा का अंत किया? किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा का अंत किया? तो देखिए, ये दास प्रथा का अंत हुआ था लॉर्ड एलनबरो के समय में। किसके समय में? लॉर्ड एलनबरो के समय में, जिसका कार्यकाल था 1842 से 1844। और 1843 के एक्ट नंबर 5 के धारा एक्ट नंबर 5 के द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया था।
कर्नल रीड का संबंध किससे है? कर्नल रीड का संबंध किससे है? तो देखिए, कर्नल रीड का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से। किससे है? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से है। टॉमस मुनरो और कर्नल रीड को रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। किसको किसको? तो टॉमस मुनरो और कर्नल रीड को रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। सर्वप्रथम 1792 में कर्नल रीड ने मद्रास के 12 महल क्षेत्र में इस व्यवस्था का लागू किया था प्रयोग के तौर पर। लेकिन 1820 में इसे मद्रास, बम्बई एवं असम के अधिकांश भागों में लागू कर दिया गया। ये टोटल भारत में ब्रिटिश भूमि का 51% भाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था ही लागू था। डलहौजी की हड़प नीति के तहत हड़पे गए राज्यों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, डलहौजी की हड़प नीति के तहत हड़पे गए राज्यों में इसमें से सभी सही सुमेलित हैं, इसलिए आंसर होगा उपरोक्त में कोई नहीं, एक से अधिक। सतारा 1948, जैतपुर 1949, संबलपुर 1949 और बघाट 1950। इसके अलावा उदयपुर जो एमपी में था 1852 में, और झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में इसका हड़प लिया गया। हड़प नीति के तहत डलहौजी ने हड़प लिया। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो एशियन सेन, सुरेंद्रनाथ सेन इसके स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। भारत सरकार ने 1956 में सुरेंद्रनाथ सेन को 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास लिखने का दायित्व दिया था, और इनकी पुस्तक का नाम था 1857। कौन? तो 1857। 1857 की क्रांति के समय प्रसिद्ध नर्तकी अजीजन बेगम कहां पर विद्रोहियों के पक्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो अजीजन बेगम जो है कानपुर में विद्रोहियों के पक्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कानपुर में नाना साहब के आह्वान पर अजीजन बेगम ने फिरंगियों से टक्कर लेने के लिए स्त्रियों का एक सशस्त्र दल गठित किया था, और उसका ये नेतृत्व करते हैं, कमान संभालती है। भारत का पहला समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से हुआ था? भारत का पहला समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से हुआ था? तो देखिए, ये कोलकाता से हुआ था। और कब हुआ था? तो 1780 में। और ये समाचार पत्र कौन था? सभी जानते हैं, ये बंगाल गजट था। इसके प्रकाशक कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा कोलकाता से बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया, जो भारत का पहला समाचार पत्र था। क्वेश्चन नंबर 46, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए सही आंसर दें। तो बॉम्बे क्रॉनिकल एक तरफ है, बॉम्बे क्रॉनिकल, कॉमनवेल्थ, लीडर और सर्चलाइट। दूसरा तरफ है एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, फिरोजशाह तुगलक और सच्चिदानंद सिन्हा। तो बॉम्बे क्रॉनिकल के संस्थापक कौन है? इसका आंसर देखिए पहले। बॉम्बे, इसका आंसर होगा इसमें सी। बॉम्बे क्रॉनिकल के संस्थापक बॉम्बे क्रॉनिकल के कौन है? तो फिरोजशाह तुगलक। कॉमनवेल्थ के कौन है? तो एनी बेसेंट। लीडर के कौन है? तो लीडर के हैं मदन मोहन मालवीय लीडर से हैं। और बाकी बचा एक सर्चलाइट, तो सच्चिदानंद सिन्हा, इसलिए आंसर होगा सी। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो देखिए, ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत था अद्वैतवाद पर आधारित था। किस पर आधारित था? अद्वैतवाद पर। इसमें कोई दुविधा नहीं है कि ईश्वर एक है, अर्थात अद्वैतवाद। इसमें कोई द्वैत नहीं है कि ईश्वर एक है, ईश्वर दो नहीं है, ईश्वर एक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किनके परामर्श पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था? तो देखिए, ये जो किया गया था दादा भाई नौरोजी के नाम पर, दादा भाई नौरोजी के परामर्श पर इसका नाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया।
ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जो थे स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। किसके आंदोलन से? स्वदेशी आंदोलन से। इस समय जो ये डेली क्रॉनिकल, ग्लासगो हेराल्ड तथा मैनचेस्टर गार्जियन के रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन समस्त रिपोर्टों को संकलित करके उन्होंने द न्यू स्पिरिट इन इंडिया, द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से पूरा संकलन प्रकाशित किया। और ये स्वदेशी आंदोलन कब? तो 1905, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान, ये भी सही है। फिर हाजी शरीयतुल्लाह, देवबंद मोहम्मद कासिम ननौतमी, ये भी सही है। तो इसमें ये जो अहमदिया आंदोलन है ये इस महमूद उल हसन के नहीं है, जब अहमदिया आंदोलन के संस्थापक हैं मिर्जा गुलाम अहमद। कौन? मिर्जा गुलाम अहमद। इसलिए आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं दोस्त। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी की गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? देखिए, उनका स्थान लेते हैं अब्बास तैयब जी। क्या? कौन? तो अब्बास तैयब जी। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं अब्बास तैयब जी, जिनको गुजरात का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। अब्बास तैयब जी को गुजरात का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। पुणे समझौता का उद्देश्य क्या था? पुणे समझौता का उद्देश्य क्या था? तो दलितों को प्रतिनिधित्व देना। क्या उद्देश्य था पुणे समझौता का? दलितों को प्रतिनिधित्व देना। अंबेडकर और गांधी के मध्य यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ और सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में इसमें दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग कर दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधान मंडलों में 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया और केंद्रीय असेंबली में 18% सीट दलितों के लिए आरक्षित कर दिया गया। जिया तरंग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता नागा जनजाति की महिला गेडेनलियू को रानी की उपाधि किसने दी? तो गेडेनलियू को रानी की उपाधि कौन देते हैं? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया जाता है। किनके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया जाता है। बंग भंग कब से प्रभावी हुआ? तो बंग भंग कब से प्रभावी हुआ? तो देखिए, बंग भंग जो है ये 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी होता है। और इसी दिन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रक्षाबंधन दिवस, हिंदू मुस्लिम एकता दिवस आदि के रूप में मनाया जाता है। अब इसमें देखिए 20 जुलाई है, जो 20 जुलाई है बंग भंग का, 20 जुलाई 1905 को बंग भंग का निर्णय लिया गया था। और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। इसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को बंग भंग प्रभावी हो गया। सरकार के विरोध में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो देखिए, इस समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो 21 साल से थोड़ा अधिक। अब ये कैसे पता चलेगा कि 21 साल से कितना था? तो भगत सिंह का जन्म जो हुआ है 28 सितंबर 1907 और केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका गया है? तो 8 अप्रैल 1929। इसलिए होता है 21 साल से थोड़ा अधिक इस समय इनका उम्र था। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले महासचिव कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा के पहले महासचिव एन.जी. रंगा थे। कौन थे? एन.जी. रंगा। और अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, इसके अध्यक्ष थे। संस्थापना कब? तो 1936 में। कहाँ? तो लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया?
किस अधिवेशन में? तो देखिए ये 1927 के मद्रास अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? 1927 के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष थे। गठन कब हुआ है? तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ है? तो नवंबर 1927 में। और ये भारत कब आया है? तो 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दल थे। तो देखिए इसमें कौन कौन दल है जो साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं करता है? तो इसमें जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनिस्ट पार्टी, ये साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं करते हैं, इसलिए इसमें आंसर होगा उपरोक्त में कोई नहीं, एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? देखिए गदर पार्टी 1913, विश्व भारती 1913, ये विश्व भारती ही सही नहीं है, ये 1912 में। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1912 में किया गया था। आंसर होगा इसका बी। आगे बढ़ते हैं दोस्त। इसमें आंसर होगा सही सुमेलित है, तो आंसर होगा इसका गदर पार्टी 1913, और इसमें अन्य सभी गलत हैं। कैबिनेट मिशन का नेतृत्व कौन कर रहा था? कैबिनेट मिशन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो देखिए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व पैथिक लॉरेंस कर रहे थे। इसमें एक सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और दूसरा सदस्य था A.B. अलेक्जेंडर, लेकिन ये नेतृत्व करता था पैथिक लॉरेंस। और कैबिनेट मिशन को भेजा किसने था? तो क्लेमेंट इटली के द्वारा भेजा गया था। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की स्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार का गठन किया, जिसका समर्थन किन देशों ने किया? तो देखिए आजाद हिंद सरकार का समर्थन जापान और जर्मनी के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त में कोई नहीं, एक से अधिक ई। एक से अधिक इसमें है जापान और जर्मनी, इसलिए होगा ई आंसर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार पर प्रस्ताव पारित किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार पर प्रस्ताव पारित किया गया था? तो देखिए 1931 के कराची अधिवेशन में। 1931 के कराची अधिवेशन में मूल प्रस्ताव पर प्रस्ताव पारित किया गया था, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यह प्रस्ताव जो है नेहरू के द्वारा M.N. राय के सहयोग से तैयार किया गया था। अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब पूछेगा मूल अधिकार का प्रस्ताव किसने तैयार किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। और पूछेगा किसके सहयोग से? तो M.N. राय के सहयोग से। तत्कालीन बिहार में कुल कितने अधिवेशन, कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन संपन्न हुए? तत्कालीन बिहार माने 1900 स्वतंत्रता के पहले वाले बिहार में कुल कितने कांग्रेस के अधिवेशन हुए? तो 3 अधिवेशन। और 3 ये कब? तो 1912 में। कहाँ? तो पटना के बांकीपुर। फिर हुआ 1922 में गया में, और 1940 में रामगढ़ में, जो वर्तमान में झारखंड में है, और ये दोनों बिहार में है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। तो ये कहाँ दफन है? तो देखिए ये नालंदा में दफन है। इनका मृत्यु यहीं हो गया था, इस कारण से ये नालंदा में दफन है। मृत्यु कब हुआ था? तो 1592 में हुआ था। देशेर कथा पुस्तक के रचनाकार हैं।
देशेर कथा पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो देखिए, देशेर कथा पुस्तक के रचनाकार हैं सखाराम गणेश देवस्कर। सखाराम गणेश देवस्कर देशेर कथा पुस्तक के रचनाकार हैं। यह क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत इस पुस्तक के लेखक हैं सखाराम गणेश देवस्कर। प्रकाशन हुआ था 1904 में। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो देखिए, ये सचिंद्रनाथ सन्याल। कौन करते हैं? सचिंद्रनाथ सन्याल। अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ? ये 1907 में हुआ था बंगाल में, लेकिन बारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। लेकिन पटना में इसकी शाखा का स्थापना करते हैं सचिंद्रनाथ सन्याल 1913 में। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो देखिए, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो मोहम्मद जुबैर और कृष्ण सिंह। इसलिए आंसर होगा इसका उपरोक्त में कोई नहीं, एक से अधिक। लेकिन बिहार में किसान आंदोलन का असली रूप ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा तय किया जाता है। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो देखिए, बिहार में स्वराज दल का गठन करते हैं श्री कृष्ण सिंह। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होता है और इसी की एक शाखा के रूप में श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में स्वराज दल का गठन करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसे पाकिस्तान का जन्मदाता मानते हैं? तो देखिए, लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो की ये पाकिस्तान का जन्मदाता मानते हैं। किसको? लॉर्ड मिंटो के। लॉर्ड मिंटो के सह पर ही 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई एवं मुसलमानों के पृथक निर्वाचक मंडल पार्लियामेंटो सुधार एक्ट 1909 में दिया जाता है। और ये सारा जो कारण होता है लॉर्ड मिंटो के द्वारा होता है। इस कारण से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लॉर्ड मिंटो को ही पाकिस्तान का जन्मदाता मानते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। कब? 1916 में, जबकि पटना विश्वविद्यालय 1917 में। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में किनके भाषणों का संकलन है? तो ये जो है स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन है। लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, लेखक इसके विवेकानंद है और प्रथम प्रकाशन हुआ था 1897 में। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जिसके प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? इसके प्रथम प्रिंसिपल थे थियोडर बैक। इसके प्रथम प्रिंसिपल थे, अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थे थियोडर बैक। और यही कॉलेज बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में तब्दील हो जाती है। महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कब किया गया? महात्मा गांधी एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो कब करते हैं ये? तो देखिए, 1924 में। 1924 में ये बेलगांव कांग्रेस। बेलगांव कहाँ है? तो कर्नाटक में। बेलगांव कांग्रेस 1924 की ये महात्मा गांधी के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है। हरिजन नामक समाचार पत्र का प्रथम अंक का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो देखिए, हरिजन के प्रथम अंक का प्रकाशन जो हुआ था कहाँ से हुआ था? तो ये पुणे से हुआ था। पुणे के यरवदा जेल से इसका प्रकाशन हुआ था। इसके संपादक थे महात्मा गांधी। और प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को। कब? तो 11 फरवरी 1933 को पुणे के यरवदा जेल से, और ये हिंदी में प्रकाशन हुआ था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने के धन निष्कासन सिद्धांत को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत को 1996 के कोलकाता अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। किसके? कब? तो 1996 के कोलकाता अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। दोस्तों, इसी के साथ
आज का क्लास समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगा और बीपीएससी दे खासकर बीपीएससी और जेपीएससी देने वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। ये वीडियो आपको पसंद भी आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो इसे अधिक से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें।